क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस में चैप्टर 3 है ऊष्मा यानी हीट। चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। इस चैप्टर में टोटल जो है 11 सवाल हमें हल करना है। पहला सवाल है प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं, यानी जो गुण दोनों में मैच कर रहे हैं वो समानताएं, और अंतर दोनों में क्या अंतर है वो हमें लिखने हैं। देखिए, थर्मामीटर का उपयोग होता है तापमान को मापने में। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग होता है मेडिकल क्षेत्र में रोगियों के ताप मापने में, और इसका ताप का परिसर जो होता है 35 डिग्री न्यूनतम और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ये ताप को माप सकता है। इसमें पारा होता है और ये कांच की बनी होती है, और वही जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है इसका भी सेफ वही बिल्कुल होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला के यंत्रों में उसके ताप के मापने के लिए होता है। इसके ताप का परिसर देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से हाईएस्ट होता है 110 डिग्री सेल्सियस के बीच वो माप सकता है। इसमें भी पारा भरा होता है, इसमें भी पाठ्यांक होते हैं। आइए सबसे पहले देखिए समानताएं हम लिखेंगे। 4 समानताएं हैं। तो हम पहला है दोनों तापमापियों में पारा भरा होता है। दूसरा है दोनों तापमापी ताप मापने का काम करते हैं। तीसरा है दोनों तापमापी पारदर्शक कांच के बने होते हैं, यानी आर पार हम देख सकते हैं। चौथा है दोनों के बाहर स्केल अंकित होते हैं, यानी टेम्परेचर जो है वो अंकित होते हैं। असमानताएं यानी अंतर, पहला है प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग वस्तुओं के ताप मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के ताप मापने के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रयोगशाला तापमापी का पारा स्वयं गिर जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा स्वयं नहीं गिरता। तीसरा है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ज़्यादा है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही होता है। ये हो गए अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है दूसरा। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल यानी उदाहरण देना है। देखिए हम ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ऊष्मा चालक हीट कंडक्टर और ऊष्मा रोधी थर्मल इंसुलेटर। देखिए वे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने भीतर से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, तो ऊष्मा चालक। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने भीतर से आसानी से कोई भी गर्मी यानी हीट को प्रवाहित नहीं होने देते, उसको बोलते हैं ऊष्मा रोधी। हमें एग्जाम्पल 2 ही देने हैं। ऊष्मा चालक के हो गए चांदी, तांबा, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 2 ही रखना है। ऊष्मा रोधी में लकड़ी, प्लास्टिक, जिससे होकर ऊष्मा आर या पार नहीं जा सकती। ठीक, हमने इसका आंसर कर दिया। इसके बाद तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पार्ट में है कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। हम कैसे मापते हैं? तापमान द्वारा ही तो मापते हैं। ठीक है, यानी तापमान होती है उसकी यूनिट, जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है। ख पार्ट में उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। डॉक्टरी तापमापी से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि उबलता हुआ पानी का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कम होता है। इसके लिए प्रयोगशाला तापमापी की आवश्यकता पड़ेगी। हमें भरना है इसमें डॉक्टरी। ठीक है, नहीं माप सकते। ग पार्ट में ताप को डिग्री डैश से मापते हैं। ताप को किससे मापते हैं हम? सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, सेल्सियस हमें भरना है बस। इसके बाद घ में बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं, उसको बोलते हैं विकिरण। इसमें कोई माध्यम नहीं होता, बस ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। इसके बाद देखिए च पार्ट में है स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, वह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे करेगी? तो हम भरेंगे चालन द्वारा कर देगी, क्योंकि कोई भी जो धातुएं होती हैं ऊष्मा का सुचालक होती हैं, वो आसानी से ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित कर लेती है चालन विधि के द्वारा। देखिए यहाँ पे ईंट के बीच में ये क्या है? लोहे की छड़ है, यहाँ से गर्म किया गया तो यहाँ पे मोम लगाया गया, तो गर्मी देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ के इस मोम को पिघला देती है, तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है।
तो इस ऊष्मा के स्थानांतरण को बोलते हैं चालन। अगला सवाल हमारा है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो ये हो जाएगा काले या डार्क, यानी गंभीर रंग वाले ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तभी कहा जाता है कि सर्दियों में हमें काले यानी गंभीर रंगों वाले वस्त्र धारण करनी चाहिए, और गर्मी में ठीक इसके अपोजिट हमें भरना है डार्क यानी काला। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया। फोर्थ पार्ट देखिए क्या करना है इसमें, कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। बिल्कुल सरल है। पहले देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, थल समीर और समुद्र समीर। थल समीर से बहने का समय, समुद्र समीर का बहने का समय। देखिए ये होता क्या है कि पहले समझेंगे हम समुद्र समीर, उसके बाद थल समीर। देखिए दिन के वक्त जो समुद्र होता है, ठीक, और धरातल होता है, सूरज की किरणें पड़ती है तो धरती जल्दी गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के बाद जो हवाएं होती है धरती की ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और इस हवा को भरने के लिए समुद्र से जो ऐसे आ रही है हवाएं, वो ठंडी ही हवाएं होती है। इसको बोलते हैं समुद्र समीर। ये दिन में आता है, ठीक, दिन में होता है ये, और रात में सबसे उल्टा हो जाता है, रात के समय बिल्कुल उल्टा। ये जो तीर का निशान आ रहा है ये हमेशा ठंडी हवाएं ही आएगी। देखिए रात में ठीक अपोजिट हो जाता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता, देर से गर्म होता है, लेकिन देर से भी ठंडा होता है। रात के समय पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और स्थल ठंडा हो जाता है, तो स्थल की हवाएं समुद्र की ओर बहने लगती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं थल समीर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तीर का निशान मतलब ठंडी हवाएं बह रही है उस दिशा, समुद्र से धरती की ओर, तो समुद्र समीर। अब थल समीर, थल से समुद्र की ओर, ये हो गया थल समीर। आइए भरते हैं समुद्र समीर। ये दिन में होता है, ठीक है। दिन के वक्त क्या होता है, धरती गर्म हो जाती है तो ऊपर हवाएं, जो गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, तो समुद्र से ठंडी हवाएं चलती हैं। ठंडी हवाओं का आना जिस रास्ते से आती है तो उसका नाम वो बन जाता है समुद्र समीर। तो ये होगा दिन में। थल समीर, ठीक, तो समुद्र रात में गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवाएं ऊपर उठ जाती है, तो थल से यानी स्थल से ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ बहने लगती हैं, तो ये रात में होता है। तो ये हो गया रात में। अब इसके बाद गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय कब होता है, सर्दियों में, जाड़ों में। हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं गर्मियों के मौसम में। ये हमने पूरा कर लिया। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसकी मोटाई यानी उसी मोटाई का कई परतों से बना वस्त्र अधिक उष्णता यानी गर्मी प्रदान करता है। व्याख्या करें। जैसे एक मोटा सा जैकेट हम पहन लें और उसके बदले हम कई छोटे छोटे कपड़े पहन लें, स्वेटर वगैरह, तो वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा एक मोटे जैकेट की तुलना में। इसका कारण हमें बताने हैं। उत्तर है, सर्दियों में एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों से बना वस्त्र अधिक उष्णता यानी ऊष्मा प्रदान करता है, क्योंकि वस्त्रों में जितनी अधिक परतें होंगी उसके बीच वायु भी उतनी अधिक एकत्र यानी इकट्ठा होगी, जो ऊष्मा का कुचालक है। वायु की अधिक परत होने के कारण उसकी कुचलता जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और वस्त्र अधिक उष्णता गर्मी प्रदान करते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद 6 नंबर देखिए क्या है, चित्र 3.13 को देखिए। ये रहा, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 शब्द हैं। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। चालन तो हमने समझ लिया, यहाँ पे इस लोहे को गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ये गर्मी आगे बढ़ रही है, तो इस स्थानांतरण को बोलते हैं चालन। विकिरण क्या होता है, देखिए पहले संवहन को समझ लेते हैं। देखिए एक जो पात्र में हम जल को गर्म करते हैं, नीचे जलता है आग, तो जैसे जैसे जल जो गर्म होता है ऐसे ये ऊपर उठने लगता है। गर्म जल जैसे होता है ये ऊपर उठने लगता है और इसके स्थान को ये ठंडे जल इसको भरने लगते हैं। तो ऐसे प्रक्रियाएं चलती रहती है, तो इसे एक समय आता है कि पूरा जल गर्म हो जाता है। तो ये जो विधि होती है ऊष्मा का स्थानांतरण, इसको बोलते हैं संवहन। ये समझ में आ गया। थोड़ा सा और समझिए। ठोस में प्राय ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उस विधि को चालन कहते हैं,
द्रव में यानी तरल पदार्थ और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन में होता है, अभी हमने देखा जल का। लेकिन विकिरण का जो होता है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, जैसे कि सूर्य की जो प्रकाश आता है ये विकिरण के द्वारा ही होता है, ये गर्मी। ठीक है, तो आइए भरते हैं। देखिए हम इसको ऐसे भरेंगे। ये जो लोहे की प्लेट है ये चालन हो गया, गर्म हो रही है, ये गर्मी धीरे धीरे इसमें चली जा रही है। जैसे हमने लोहे की छड़ देखा मोमबत्ती का, ये चालन हो गया। और यहाँ पे जो आग है यहाँ पे होगा इसका विकिरण, ये ज्वाला है, यहाँ हम रखेंगे विकिरण। आपको भर लेना है विकिरण। और इसमें होता है क्या, संवहन, इसमें भरना है संवहन। ठीक, ऐसे आपको भर लेने हैं। 7 नंबर सवाल है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद पेंट किया जाए। क्यों, इसका कारण क्या है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है, गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों को श्वेत पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि श्वेत रंग जो है ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक यानी परिवर्तित कर देता है तथा ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, जिस कारण बाहर की ऊष्मा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक, इसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा। देखिए ये हो गया 30 और ये हो गया 50। मिक्सिंग करने पर ये इसके परिसर में आ जाएगा, निम्नतम 30 रहेगा और अधिकतम होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस से तथा 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य यानी बीच में। 9 नंबर देखिए, 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया गया, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा, विकल्प पढ़िए। क में लोहे की गोली किसे जल की ओर स्थानांतरित हो गई, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों का जो ताप है बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। ख पार्ट में, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली ओर स्थानांतरित होगी ऊष्मा। ठीक है, तो यही इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा, जैसे कि यहाँ पे कोई आइसक्रीम है, एक लकड़ी का ऐसे प्याला है, इसका दूसरा सिरा जो है इसमें डुबा दिया गया, दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण का ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि जो लकड़ी है ये थर्मल इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी पदार्थ में आती है, हमने शुरू में ही इसको देख लिया है। ठीक है, इसका डी हो जाएगा सही आंसर। 11 नंबर सवाल है, स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। देखिए इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सबसे पहले आता है चांदी, उसके बाद आता है तांबा। ठीक है, तो ये तांबे की लगा ली जाती है, तो ये आपका सही विकल्प हो गया। इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।